नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और इस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो हमारे एडिशन से मैच कर लें, सीक्वेंस को मिला लें, तो आपको आसानी होगी उन क्वेश्चंस को ढूंढने में जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम पिछले वीडियो सेशंस में 10 क्लोज टेस्ट पर बात कर चुके हैं। ये हमारा 11वां क्लोज टेस्ट है। शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का एक ही मेथड है कि आपको सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ के समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो भाई क्लोज टेस्ट तो भूल जाओ। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो एनसीईआरटी की किताबें ले लें और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। इससे उनकी जीके भी इम्प्रूव होगी और रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है जिसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़े जाते हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना होता है आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई बार आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, कई बार आपकी वोकैबुलरी आपकी हेल्प करेगी, कई बार आपको वो कंटेक्स्ट, वो थीम, जिस कंटेक्स्ट में जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस पैराग्राफ को लिखा गया है, कॉम्प्रिहेंशन को लिखा गया है, वो थीम, वो ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट, वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, करके देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। आपके सामने ये जो कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है इसको पढ़ना स्टार्ट करें मेरे साथ। आई एम डिलाइटेड टू सी हेयर द डिग्नेटरीज रिप्रेजेंटिंग दियर ग्रेट कंट्रीज। डिग्नेटरीज का देखिए, डिलाइटेड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज्ड है ना। डिलाइटेड का मतलब हैप्पी या प्लीज्ड, और डिग्नेटरी का मतलब मैं बता देता हूँ। डिग्नेटरी बना होगा डिग्निटी वर्ड से, डिग्निटी रहा होगा रूट वर्ड, और डिग्निटी से बना होगा डिग्नेटरी। डिग्नेटरी का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग इम्पोर्टेंट पोजीशन इन अ सोसाइटी। कोई भी पर्सन अगर किसी भी सोसाइटी में उसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो उसको डिग्नेटरीज कहा जा सकता है, डिग्नेटरी कहा जा सकता है। डिग्नेटरीज प्लूरल हो गया क्योंकि कॉमन काउंटेबल नाउन है। आई एम डिलाइटेड टू सी हियर द डिग्नेटरीज रिप्रेजेंटिंग दियर ग्रेट कंट्रीज। दियर प्रेजेंस अमंग अस इज अ सिंबल ऑफ ब्लैंक दिया गया है इन आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग मैन। सेंस ऑफ ब्रदरहुड को ध्यान में रखना जरूरी है। उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझते हुए चलेंगे। यही क्लोज टेस्ट का मीनिंग है। क्लोज टेस्ट के द्वारा केवल आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट चेक नहीं किए जा रहे हैं, केवल आपकी वोकैबुलरी चेक नहीं की जा रही है, ये चेक किया जा रहा है कि जो ग्रामर की समझ आपको है, जो आपकी वोकैबुलरी की समझ आपको है, उस समझ का किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, कर पाते हैं या नहीं, ये सब चेक करने के लिए क्लोज टेस्ट दिया होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझना, उस ऑब्जेक्टिव थीम को समझना जरूरी है। उसके लिए आपको आगे पीछे के 2-4 सेंटेंसेस और पढ़ने पड़ सकते हैं। दियर प्रेजेंस अमंग अस इज अ सिंबल ऑफ ब्लैंक इन आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग मैन। ठीक है, दियर प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस की बात की जा रही है? ये जो अलग अलग कंट्रीज के डिग्निटरीज है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी ग्रेट कंट्रीज को, ये एक साथ है और उनकी प्रेजेंस जो है वो सिंबल है। किस चीज का सिंबल हो सकती है? कॉमनैलिटी का, कम्युनिटी का, सोलिडारिटी का, सिंपैथी का। देखिए, इन शब्दों के मीनिंग में आपको बता देता हूं। कॉमनैलिटी बना है कॉमन से, और कॉमनैलिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ हैविंग सम कॉमन फीचर्स। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों में या किन किन दो या दो से ज्यादा चीजों में कुछ कॉमन है तो उस कॉमन होने की स्टेट को कॉमनैलिटी कहा जा सकता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, द कॉमनैलिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ हैविंग कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स और प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, कुछ भी मान लो। कम्युनिटी का मतलब क्या है? पहले इन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए, फिर हम देखेंगे कौन से हमारे उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई कर रही है। कम्युनिटी बना है कम्यून से।
कम्यून रूट वर्ड है COMMUNE। कम्यून कहा जाता था या कहा जाता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगते हैं एक ही जगह पर और उनका कल्चर भी सेम हो जाता है, उनकी सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं, सारी भी ना हो तो बहुत सारी चीज़ें उनकी जो सिमिलर होती हैं उनको कहा जाता है कम्यून। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ठीक है, ये कम्यून वर्ड अब बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, आर्केइक हो चुका है, इसकी जगह कम्युनिटी यूज किया जाता है। कम्युनिटी बना है कम्यून से ही। ठीक है, अब ये कम्युनिटी वर्ड का क्या मीनिंग है, वही जो कम्यून का है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस, इन अ प्लेस एंड शेयरिंग कल्चर, शेयरिंग कल्चर्स एंड अदर थिंग्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो कि उनमें कॉमन हो, वो शेयर कर रहे हो, उनका कल्चर को शेयर कर रहे हो, बाकी चीजें पहनावा, बोलने चालने की भाषा, उनका तौर तरीका, खान पीन, वो शेयर कर रहे हो, तो उसको कहा जा सकता है कम्युनिटी। जैसे हिंदू कम्युनिटी कह सकते हैं आप, बुद्धिस्ट कम्युनिटी कह सकते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कह सकते हैं आप। ठीक है, और भी बहुत सारी कम्युनिटी अलग अलग सोसाइटीज में हो सकती है। सोलिडारिटी का क्या मतलब है, सोलिडारिटी का मतलब यहां पर देख लेते हैं। सोलिडारिटी, देखिए सोलिडारिटी का रूट वर्ड है सॉलिड। सॉलिड हम किसी चीज को तब कहते हैं जब कोई चीज इकट्ठा होकर एक अवस्था में आ जाती है, जब उसके बीच का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, सोलिडारिटी का इंग्लिश में या सोशल कंटेक्स्ट में मीनिंग है या होना चाहिए, सोलिडारिटी का मतलब हो गया यूनिटी। ठीक है, यूनिटी एंड एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड एक्शंस अमंग इंडिविजुअल। अलग अलग जो लोग हैं, जब उनकी फीलिंग्स, उनकी ओपिनियंस, उनके एक्शंस मैच करने लगते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो उनमें एक यूनिटी डेवलप हो जाती है, और उस यूनिटी की स्टेट को, उस यूनिटी को कहा जाता है सोलिडारिटी। ठीक है, जब उनकी फीलिंग्स, ओपिनियन, उनके एक्शंस एक दूसरे के एग्रीमेंट में हो, बहुत सारे लोग एक जैसा फील कर रहे हो और वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में हो, तो वो एक यूनिटी को डेवलप करते हैं, उस यूनिटी को कहा जाता है सोलिडारिटी। ठीक है, सिंपैथी का क्या मतलब है, सिंपैथी का मतलब तो आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर अदर्स फीलिंग्स। दूसरों की फीलिंग्स की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, दूसरों की फीलिंग्स की समझ और उनकी केयर, इसका मतलब होता है सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर फॉर अदर्स फीलिंग। तो यहां पर आपको मैंने चारों मीनिंग, इसके चारों शब्दों के मीनिंग बता दिए हैं। कौन सवाल आना चाहिए, क्या वो जो डिग्निटरीज थे जिनकी प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं, वो सिंबल थे कॉमनैलिटी का, उनमें कुछ कॉमन था? जरूरी नहीं है, अलग अलग कंट्रीज के हैं तो जरूरी नहीं है उनमें कॉमन हो। क्या वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, सोलिडारिटी, यहां पर बात हो रही है सोलिडारिटी की। अब देखिए कैसे इस सोलिडारिटी को, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने वाला वर्ड है यहाँ पर सोलिडारिटी, उस यूनिटी की बात कर रहे हैं जिस यूनिटी को आगे और ज्यादा एक्सप्रेस किया गया है सेंस ऑफ ब्रदरहुड से। Their presence among us is a symbol of solidarity in our efforts towards creating a sense of brotherhood among men। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड तभी जनरेट होगा जब लोगों में सोलिडारिटी हो, यूनिटी हो, उनकी जो ओपिनियन हो, उनकी जो फीलिंग्स हो, जो उनके एक्शंस हो, एक दूसरे से एग्रीमेंट में हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाना था आपकी सोलिडारिटी। सिंपैथी की बात नहीं हो रही है, ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के लिए सिंपैथी लेके वो आए थे और सिंपैथी उनकी प्रेजेंस सिंपैथी का कोई सिंबल नहीं थी।
सोलिडारिटी का सिंबल है। इतनी बात होगी। यहाँ पर 101 पर 102 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे? यहां पर आ गया आपका सोलिडारिटी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, उद्देश्य, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग लव एंड आगे क्या लिखा हुआ है? हार्मनी, बैलेंस, करस्पोंडेंस, एग्रीमेंट। देखो जिस सेंस को, जिस ऑब्जेक्टिव सेंस को यहां पर दिया गया है उसके हिसाब से करस्पोंडेंस का तो कोई मीनिंग है नहीं। करस्पोंडेंस का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स या ऑफिशियल राइटिंग। आपने किसी को कुछ लिखकर भेज दिया, उसको कहते हैं करस्पोंडेंस। या द एक्ट ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग लेटर्स, राइटिंग, रीडिंग लेटर्स। मैं लिखवा देता हूं, आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। करस्पोंडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए? करस्पोंडेंस, करस्पोंडेंस का रूट वर्ड रहा होगा करस्पॉन्ड, और करस्पोंडेंस का मतलब है ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। या राइटिंग्स, स्पेशली जो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो। पर्सनल पर्पस के जो लेटर होते हैं वो करस्पोंडेंस में नहीं आते। या फिर एन एक्ट ऑफ राइटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग और रीडिंग लेटर्स। ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, आपने कुछ लिखा, किसी को भेज दिया और उसने वो रिसीव किया और फिर उसको पढ़ा, इस पूरे एक्ट को आप क्या कह सकते हैं? करस्पोंडेंस कह सकते हैं। तो इस मीनिंग को तो कन्वे किया ही नहीं जा रहा है, ये तो ऐसे ही हटा दो, ये तो ऐसे ही हटा दो। देखिए एग्रीमेंट की बात हो रही है। मीनिंग ऐसा है पैराग्राफ का, कॉम्प्रिहेंशन का, कि एग्रीमेंट आ सकता है, एक संभावना है। लेकिन दूसरे शब्दों को देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है बैलेंस। हार्मनी का मतलब जानते हैं, एग्रीमेंट और बैलेंस का मतलब आपको पता है। हार्मनी का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मनी का मतलब क्या है। देखिए हार्मनी, HARMONY, हार्मनी का पहला मीनिंग तो यही होता है, प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। अगर डिफरेंट थिंग्स इस तरह के कॉम्बिनेशन में है कि वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए प्लीजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिफरेंट थिंग्स है वो हार्मनी में है। हार्मनी क्या है? नाउन। अब स्पेशली म्यूजिकल नोट्स के लिए ये मीनिंग यूज किया जाता है। स्पेशली म्यूजिकल नोट्स, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जो टोन्स होते हैं, वो जब एक कॉम्बिनेशन में आकर प्लीजिंग है, प्लीजेंट लगने लगते हैं, तो उनको कहा जाता है कि हारमोनियस म्यूजिक है, हारमोनियस साउंड है, ठीक है। इसी से एक इंस्ट्रूमेंट भी बनता है, हारमोनियम, सुना होगा आपने, रामलीला वगैरह में खूब बजता है। दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, ओपिनियन ऑफ पीपल। इसी से मिलता जुलता एक और मीनिंग हार्मोनी एक और मीनिंग को कन्वे कर सकता है, जो इसी से मिलता जुलता है। वो है द स्टेट ऑफ लिविंग टुगेदर पीसफुल्ली, पीसफुल्ली एंड इन एग्रीमेंट। अब देखिए दोनों मीनिंग ना, दूसरा और तीसरा वाला बहुत करीब है। जब लोगों की ओपिनियन, जब लोगों की उनकी फीलिंग्स एग्रीमेंट में होती हैं, एक दूसरे से मैच करने लगती हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है, एक दूसरे से सहमति जताते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक वो सोसाइटी में रह रहे होते हैं। लड़ाई झगड़े तभी होते हैं जब उनके आइडियोलॉजीज, उनकी ओपिनियंस, उनकी फीलिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती हैं, एक दूसरे के विरोध में होने लगती हैं। तब टॉलरेंस लेवल सोसाइटी का कम हो जाता है, इनटॉलरेंस बढ़ जाती है एक दूसरे के आइडियाज के लिए, ओपिनियन के लिए, फिर जो है विवाद होते हैं, कम्युनल क्लैशेस होते हैं। तो ये दोनों मीनिंग आपस में इतने करीब है कि जब फीलिंग्स और ओपिनियन और आइडियाज के एग्रीमेंट को हम हार्मनी कह सकते हैं। लोग अगर एक दूसरे के फीलिंग से, एक दूसरे के आइडियाज से, ओपिनियन से एग्री कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वे हार्मनी में है, सोसाइटी हार्मनी में है।
और इसी हार्मनी को एक स्टेट भी कहा जा सकता है जिसमें लोग पीसफुली रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मीनिंग की बात करें तो हार्मनी वो एप्रोप्रिएट वर्ड है जो हमारे इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या शुरू में कहा गया था? सोलिडारिटी की बात हो रही है, ब्रदरहुड की बात हो रही है। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है? और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग लव एंड हार्मनी। देखिए एग्रीमेंट यहां पर आ तो सकता था, लेकिन हार्मनी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। एग्रीमेंट तो कोई बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई बिजनेस डील भी हो सकती है। तो एग्रीमेंट का मतलब हो तो जाता है कि हाँ फीलिंग और ओपिनियन भी से भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट के कोई कुछ और मीनिंग भी है। कोई डील, कोई बिजनेस एग्रीमेंट भी हो सकता है। और बैलेंस के भी बहुत सारे मीनिंग है। बैलेंस सोसाइटी बैलेंस में हो सकती है बैलेंस के, लेकिन और भी कई मीनिंग है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में भी बैलेंस यूज हो जाता है। तो हार्मनी यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड है इन सारे शब्दों में, ना कि एग्रीमेंट, ना कि बैलेंस। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रमोटिंग लव एंड हार्मनी। हार्मनी का मतलब वो पीसफुल एग्रीमेंट ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, उसको प्रमोट करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं रेस कर देता हूं। अगर आपको आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, अगर आपको ये पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन जो भी है, एक क्लोज टेस्ट पढ़ के समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव थीम है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, किस कंटेक्स्ट में किस इंफॉर्मेशन को, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये लाइनें लिखी हुई है, और उसके बाद आपकी वोकैबुलरी सही हो, तो क्लोज टेस्ट तो यूं हो जाता है, यूं। यहाँ पे मुझे इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपके सामने चीज़ों को खोल रहा हूँ। लेकिन जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, आपकी वोकैब अच्छी है, तो यूं हो जाते हैं क्लोज टेस्ट। तो 2-3-4 मिनट में हो जाएगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं। वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स, फिर एक ब्लैंक दिया गया है, फियर एंड मिसट्रस्ट। देखिए स्टैंपिंग का क्या मतलब होता है, पहले यहां देख लेंगे। वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स फियर एंड मिसट्रस्ट। स्टैंपिंग का क्या मतलब होता है? स्टैंपिंग का मतलब समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक इमेज भी लगाई है। इसको कहते हैं स्टैंप। ये है स्टैंप, आपने सभी ने देखा होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड का स्टैंप ये है, इसको मुहर कहते हैं। स्टैंप ये नाउन हो गया। स्टैंप जो वर्ड है, स्टैंप जो वर्ड है वो हो गया नाउन। स्टैंप हो गया नाउन। अब स्टैंप के इसी वर्ड के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वर्ब की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन चेंज हुआ, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। जब स्टैंप वर्ब होगी तो उसका मतलब होगा टू मार्क समथिंग विद अ स्टैंप। स्टैंप उठाकर किसी चीज पर मुहर लगाना, ये हो गया स्टैंप वर्ब। तो स्टैंपिंग का क्या मतलब हो गया आप समझ लो। फिर यहां पर ये आपका पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ में क्या स्टैंपिंग की बात की जा रही है कि हमें फियर और मिसट्रस्ट को स्टैंपिंग करने की जरूरत है, उसमें मुहर लगाने की जरूरत है? ऐसा तो कोई मीनिंग यहाँ पर है नहीं, तो ये तो हटा ही दो। टर्मिनेट, अबोलिश और इराडिकेट बहुत ही क्लोज वर्ड है, या ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग आपको सिमिलर लगेगा देखने में, लेकिन डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने के लिए जरा इनके मीनिंग को अच्छे से समझ लो। इराडिकेट, इराडिकेट का मतलब होता है, वर्ब है, और इराडिकेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, या टू गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए डिस्ट्रॉय भी करोगे तो किसी चीज को ही करोगे, डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, या टू एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली। किसी चीज को एलिमिनेट कर दिया आपने, टू एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली। जैसे कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, या कोई पैंडेमिक होती है, कोई एपिडेमिक होती है, तो उसको जब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है तो क्या कहा जाता है कि इसको इरेडिकेट कर दिया, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया है सोसाइटी से, अब इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। ये इरेडिकेट का मीनिंग हो गया। फिर क्या था वर्ड हमारे पास? टर्मिनेट। टर्मिनेट,
टर्मिनेट से एक मूवी भी है, टर्मिनेटर, मेरे ख्याल से। टर्मिनेट भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एंड और टू स्टॉप। ये ट्रांजिटिव भी हो जाती है और इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। या टू कॉज समथिंग टू एंड और स्टॉप। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव मीनिंग हो गया ऊपर वाला, ये ट्रांजिटिव मीनिंग हो गया। ये हो गया टर्मिनेट का मतलब, किसी चीज को एंड कर देना या स्टॉप कर देना, या खुद एंड हो जाना या खुद स्टॉप हो जाना, ये टर्मिनेट का मीनिंग है। फिर क्या थी वर्ब हमारे सामने? फिर थी अबोलिश। अबोलिश भी बहुत अच्छी वर्ब है। अबोलिश को तो आपने सुना भी होगा, सब प्रीवियस ईयर की वोकैब भी है, मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश की शुरुआत की है, तो उनके लिए जो है खासकर सारी चीजें खोलकर बतानी पड़ती हैं। बाकी तो ये सब प्रीवियस ईयर की वोकैब है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके सामने कहीं ना कहीं आए होंगे और इनका मीनिंग आपको भली भांति परिचित पता होगा। और ये अबोलिश भी एक वर्ब है, और अबोलिश का मतलब होता है टू एंड सम एक्टिविटी, समनी एन लिखूंगा मैं, टू एंड एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली। ऑफिशियली किसी सोशल कस्टम को, किसी सोशल एक्टिविटी को एंड कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं द सती सिस्टम was abolished in 1829 AD। AD मतलब एनो डोमिनी। तो अबोलिश क्या मतलब? इस सिस्टम को एंड कर दिया गया ऑफिशियली, कोई लॉ बना दिया गया, कोई एक्ट पास कर दिया गया असेंबली में और इसको सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया। टू एंड एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली। तो ये सारी वर्ब के मीनिंग आपके साथ है। अभी देखिए, टर्मिनेट का मतलब भी एंड करना होता है और अबोलिश का मतलब भी एंड करना होता है, और इरेडिकेट का मतलब होता है टू एलिमिनेट समथिंग कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो यहां पर अगर हम इसके मीनिंग को लगाने की कोशिश करें तो फियर और जो मिसट्रस्ट है वो कोई एक्टिविटी, कोई प्रोसेस तो है नहीं, कोई सोशल कस्टम तो है नहीं कि जिसको एंड कर दिया, या कोई प्रोसेस है, कोई एक्टिविटी है जो चल रही थी काफी टाइम से, उसको एंड कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। तो टर्मिनेट और अबोलिश का तो मीनिंग यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। टर्मिनेट और अबोलिश का तो मीनिंग यहाँ पर जस्टिफाइबल नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए था इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग फियर एंड मिसट्रस्ट। यहां पर हो जाना चाहिए था इरेडिकेटिंग। ठीक है, जो फियर और मिसट्रस्ट सोसाइटी में है, आप लोगों में आपस में जो फियर और मिसट्रस्ट है एक दूसरे के लिए, हमें उसको इरेडिकेट करना है। इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है यहाँ पर। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट वायलेंस इज नॉट, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट वायलेंस इज नॉट मेंटेनेबल, वर्केबल, सस्टेनेबल, सपोर्टेबल। देखो, वर्केबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग वर्कड, कैपेबल ऑफ बीइंग वर्कड, जिस पर कुछ काम किया जा सके, वर्केबल, या जो काम कर सके। कोई भी चीज ऐसी है जो काम कर सकती है, फंक्शन में आ सकती है, जिस पर कुछ काम किया जा सकता है, उसको वर्केबल कहा जा सकता है। सपोर्टेबल का मतलब वो जिसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो द वॉयलेंस, क्या लिखा है? इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट द वॉयलेंस इज नॉट सपोर्टेबल। ये एक मीनिंग हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलेंगे। मेंटेनेबल और सस्टेनेबल के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, इन दोनों की मीनिंग को समझ लेते हैं, फिर अंततः हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या था पहला वर्ड? सस्टेनेबल। देखिए, सस्टेनेबल का मतलब होता है एबल टू बी सस्टेन्ड, जिसको सस्टेन्ड किया जा सके। सस्टेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं पैसिव स्ट्रक्चर को। सस्टेन्ड, सस्टेन इसकी बेस फॉर्म है वर्ब। अब ये सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब होता है टू कीप इट
longer for a time। एक समय के लिए किसी चीज को एक ही अवस्था में बनाए रखना या उसे रखना, उसे कीप करना, ये होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब टू कीप समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। एक और मीनिंग इसका हो जाता है टू सपोर्ट। अगर आप किसी चीज को सस्टेन कर रहे हो तो उसको आपने उसी अवस्था में रखा हुआ है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। ये दो मीनिंग आपके सस्टेन के हो जाते हैं, और सस्टेनेबल इसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब एक और वर्ड आपके सामने आया है मेंटेनेबल। क्या डिफरेंस है सस्टेनेबल में और मेंटेनेबल में, जानने के लिए इन दोनों की मीनिंग को ध्यान से समझना पड़ेगा। मेंटेनेबल, मेंटेनेबल का मतलब होता है कैपेबल या एबल, कुछ भी लिख दो, एबल टू बी मेंटेन्ड। अब मेंटेन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं मैं। मेंटेन की बेस फॉर्म होगी मेंटेन। अब मेंटेन वर्ब का मीनिंग क्या है? मेंटेन वर्ब का एक मीनिंग तो यही है, टू कोज टू हैव, किसी चीज को अपने पास रखना या रखना कोज करना, ये मेंटेन का मतलब होता है। या टू कीप इट फॉर अ टाइम, एक टाइम के लिए किसी चीज को अपने पास रखना, मेंटेन करना, या किसी को उसी अवस्था में रखना, मेंटेन करना, वही जो सस्टेन का मीनिंग था। लेकिन मेंटेन का एक मीनिंग और है, मतलब ये दोनों मीनिंग तो सस्टेन के जैसे ही हैं, सस्टेन के सिमिलर मीनिंग है। एक मीनिंग और है मेंटेन का जो इसे बहुत अलग बना देता है। मेंटेन का मतलब है टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन। आपने कोई कार खरीदी हुई है और उस कार की आप साफ सफाई नहीं करते, सर्विस नहीं कराते, टूट चुकी है, फूट चुकी है, टायर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, गियर भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके डैडी आपसे क्या कहते हैं या आपका दोस्त आपसे क्या कहता है, यार तुम अपनी कार को मेंटेन नहीं करते क्या? मतलब आप अपनी कार को अच्छी कंडीशन में नहीं रखते क्या? तो मेंटेन का ये जो तीसरा मीनिंग है टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन, इसी को ध्यान में रखकर या इसी मीनिंग को कन्वे करता है ये मेंटेनेबल वर्ड। मेंटेनेबल वर्ड स्पेसिफिकली इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज होने वाला वर्ड है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव था तो उसका मतलब था एबल टू बी मेंटेन। मेंटेन के ये दो मीनिंग भी हैं जो सस्टेन के सिमिलर मीनिंग है, लेकिन मेंटेन के तीसरे मीनिंग को स्पेसिफिकली कन्वे करता है मेंटेनेबल। देखिए कैसे, मेंटेनेबल का मतलब हो जाता है एबल टू बी मेंटेन तो है ही, लेकिन मेंटेनेबल के सिनोनियम अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मेंटेनेबल का मीनिंग समथिंग या मेंटेनेबल रिफर करता है किसी ऐसी चीज को जिसको कि रिपेयर किया जा सके, जिसको मेंटेन, जिसको गुड कंडीशन में रखा जा सके। रिफर करता है समथिंग दैट इज रिपेयरेबल या रेक्टिफाइबल। रेक्टिफाइबल, रेक्टिफाई का मतलब इंप्रूव करना, किसी को अच्छी कंडीशन में लाना है, रिपेयर करके किसी को अच्छी कंडीशन में लाना। सिनोनियम भी मेंटेनेबल के क्या हो जाता है, रिपेयरेबल और रेक्टिफाइबल। तो इस मीनिंग को स्पेसिफिकली कन्वे करता है मेंटेनेबल वर्ड। इसीलिए जो आपका क्लोज टेस्ट है उसमें ये मेंटेनेबल जो एडजेक्टिव है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें अप्रोप्रिएट होना चाहिए सस्टेनेबल, क्योंकि सस्टेनेबल में सपोर्टेबल का मीनिंग तो आ ही गया। और ये कहा जा रहा है कि इट इज एन एडमिट फैक्ट दैट वॉयलेंस इज नॉट सस्टेनेबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, कि वॉयलेंस ऐसी चीज नहीं है जिसको बहुत समय तक आप लेकर चल सके, उसको सपोर्ट कर सके। हमें इसको इरेडिकेट करना पड़ेगा, फियर और मिसट्रस्ट को इरेडिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करने वाला वर्ड है सस्टेनेबल। सपोर्टेबल भी सही हो सकता था, लेकिन चूंकि सस्टेनेबल वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है तो सस्टेनेबल में सपोर्टेबल का मीनिंग तो इंक्लूड हो ही गया। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप उसको चूज करेंगे, ये चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। 104 का हो जाएगा तीसरा। 105 पर चल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे, पीस एंड लव आर मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ, फिक्सिंग ऑफ लाइफ, सेक्शन ऑफ लाइफ, इनग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ। देखिए पोर्शन का मतलब होता है डिवाइजिबल पार्ट ऑफ समथिंग, एक डिवाइजिबल पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग। आपके पास ये है कुछ जमीन है या लैंड का कोई भी एक रूम है या
कोई भी एक कागज है, आपने इसमें को फाड़ दिया, ये कर दिया, ये इसके पोर्शन हो गए, 1 2 3, ये पोर्शन हो गए डिवाइजिबल पार्ट ऑफ समथिंग। फिक्सिंग का मतलब तो बिल्कुल ही अलग हो गया, जिसको फिक्स कर दिया हो या फिक्स करने की प्रोसेस। सेक्शन का मतलब भी क्या होता है? सेक्शन का मतलब भी यही होता है डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ समथिंग, डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ समथिंग। आप किसी बिल्डिंग में जाए और उस बिल्डिंग में आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उस क्वेश्चन पेपर में अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी में रीजनिंग आ जाती है, सेक्शन डी में इंग्लिश आ जाती है। तो ये क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं किसी के। तो क्या डिस्टिंक्ट पार्ट को यहाँ पर रिफर किया जा रहा है? पीस एंड लव आर मेजर पार्ट ऑफ लाइफ? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइफ दी गई है और इसको 7-8 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया है और एक हिस्से को लव कह रहे हैं, एक हिस्से को लाइफ कह रहे हैं, एक हिस्से को एजुकेशन कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। इनग्रेडिएंट्स। इनग्रेडिएंट्स का मीनिंग अगर समझ जाओगे ना तो ये समझ जाओगे कि यहाँ पर इनग्रेडिएंट्स क्यों आना था या इनग्रेडिएंट क्यों आना चाहिए। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इनग्रेडिएंट, देखिए इंग्रेडिएंट का एक मतलब तो यही होता है वन ऑफ मैनी थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक फूड और प्रोड्यूस्ड समथिंग। आपसे अगर कहा जाए चाय बना दो तो आप चाय में क्या क्या डालेंगे? चाय की पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, अदरक डाल देंगे, तुलसी वगैरह के पत्ते डाल देंगे, इलायची डाल देंगे। तो ये जो सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं चाय बनाने के लिए क्या है? इनग्रेडिएंट्स हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट के उस पैकेट के पीछे उसके, अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं उस पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं जिनसे मिलकर वो बना है। तो इंग्रेडिएंट का एक मीनिंग तो यही हो गया। इसका एक मीनिंग और संभव है और वो है, जैसे ये पार्ट्स है, यहां पर पार्ट्स की बात की जा रही है, थिंग्स की जगह मैं पार्ट्स लिख देता हूं। ये फिजिकल सेंस में, ये जो मीनिंग है ये फिजिकल सेंस में है। फिजिकल पार्ट्स की बात की जा रही है जिनसे मिलकर कोई चीज, कोई फूड हम बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वो जिनसे मिलकर बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को भी रिफर कर सकता है। ये तो फिजिकल पार्ट थे, चाय की पत्ती, चीनी, सब देख सकते हो आप, छू सकते हो, सबका कोई वजन है, कोई कीमत है। कॉन्स्टिट्यूएंट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ समथिंग, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी किसी चीज के पार्ट को इंग्रेडिएंट कहा जा सकता है अगर उस पार्ट से मिलकर वो चीज बनी हो तो। एक और मीनिंग इसका संभव है, तीसरे मीनिंग पर ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, ये मीनिंग इसके सिमिलर मीनिंग है, पहला और दूसरा सिमिलर मीनिंग है, बस यहां पर मैं फिजिकल पार्ट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कंस्टिट्यूएंट एब्स्ट्रैक्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। कंस्टिट्यूएंट उनको कहा जाता है जो कि मिलते हैं दूसरी चीजों से और फिर कोई नई चीज डेवलप होती है। तीसरा जो मीनिंग है, तीसरे मीनिंग मतलब क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक समथिंग पॉसिबल या गुड। वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक जो किसी चीज को पॉसिबल बनाते हैं, अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं, उनको भी हम इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। तो आप जो है इस तीसरे मीनिंग को अगर समझ पाए हैं तो पीस एंड लव आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, ये कहा जा रहा है, इस मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पर आना चाहिए इंग्रेडिएंट वर्ड को। बाकी के जो सारे वर्ड थे वो तो बहुत ही अलग थे। पोर्शन नहीं है, पार्ट तो नहीं है, सेक्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल अपसर्ड, मीनिंग को बिल्कुल अपसर्ड कर देते हैं। ये वाला 105 का 4, चौथा ऑप्शन सही है, ये मीनिंगफुल है। आगे देख लेते हैं। दे आर को एग्जिस्टेंट अपॉन ईच अदर। नहीं, देखिए को एग्जिस्टेंट का मतलब होता है को एग्जिस्ट, को एग्जिस्टेंट बना है को एग्जिस्ट है, को एग्जिस्ट हुआ है। यहां पर मैं समझा देता हूं आपको। को एग्जिस्ट वर्ब है,
और इसी से बना है को एग्जिस्टेंट एडजेक्टिव। को एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग। को एग्जिस्ट का पहले इस वर्ब का मतलब देख लेते हैं, एग्जिस्टिंग टुगेदर, तो यही तो है। को का मतलब टुगेदर और एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टिंग टुगेदर इन अ सेम प्लेस एंड इन सेम टाइम। सेम प्लेस पर, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर अगर चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है तो उनको कहा जाता है को एग्जिस्ट। तो को एग्जिस्टेंट इसी मीनिंग को कन्वे करने वाला है। ये बस ये वर्ब थी, ये एडजेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया, थोड़ा सा इन्फ्लिक्शन आ गया वर्ड में, लेकिन मीनिंग यही होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पर दे आर को एग्जिस्टिंग अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे यूज किसके लिए किया जा रहा है? दे यूज किया जा रहा है पीस एंड लव और लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट एक साथ एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट यहाँ पर सही वर्ड होना चाहिए था। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। रिलायबल, सिम्बायोटिक। देखिए रिलायबल के मीनिंग को समझना है तो आपको यहां पर आना पड़ेगा। रिलायबल का मतलब है कैपेबल या एबल टू बी रिलाइड। रिलाइड, अब ये जो रिलाइड वर्ब है या रिलाई है, रिलाई बेस फॉर्म है, रिलाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी थी मैंने। रिलाई का मतलब होता है टू नीड समथिंग टू एग्जिस्ट या टू डिपेंड अपॉन समथिंग, टू डिपेंड अपॉन समथिंग। अब डिपेंड किसी चीज पे तभी करोगे जब आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो। तो टू ट्रस्ट अपॉन समथिंग, ये तीन मीनिंग जो है स्पेसिफिकली रिलाई को हो जाता है। और रिलाई को आप इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह कंसीडर करेंगे और रिलाई के साथ आप हमेशा अपॉन लगाते हैं। अब देखिए जो मैंने इनके मीनिंग लिखाई है, डिपेंड के साथ भी अपॉन आ जाता है, ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, ट्रस्ट अपॉन भी आ जाता है। तो रिलायबल का मतलब हो गया एबल टू बी रिलाइड या एबल टू बी ट्रस्टेड या एबल टू बी बिलीव्ड, ठीक है। जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिस पर बिलीव किया जा सके, जिस पर डिपेंड किया जा सके अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, उसको कहा जाता है रिलायबल। तो यहां पर ऐसा तो कोई मीनिंग है नहीं कि वो रिलायबल है एक दूसरे पर, ट्रस्टेबल है, ये भी मीनिंग नहीं है। सिम्बायोटिक का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। सिम्बायोटिक बहुत अच्छा वर्ड है। सिम्बायोटिक का मतलब है बायोटिक। देखिए सिम और बायोटिक, सिम का मतलब होता है टुगेदर, बायोटिक बना है बायोसिस से, बायोसिस, और बायोसिस का मतलब होता है लिविंग। तो क्या मीनिंग आ रहा है? टुगेदर का मीनिंग आ रहा है और लिविंग का मतलब आ रहा है, यानी कि लिविंग टुगेदर। और थोड़ा सा और अगर मैं एक्यूरेट इसके मीनिंग को बताना चाहूँ, इसके एप्रोप्रिएट मीनिंग को मैं बताना चाहूँ, तो ये जो सिम्बायोटिक है ये बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजी में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सिम्बायोटिक का मतलब होता है एडजेक्टिव है, सिम्बायोटिक एडजेक्टिव है, इसी से सिम्बायोसिस बन जाता है। सिम्बायोसिस ये नाउन हो जाता है, ठीक है। और सिम्बायोटिक एडजेक्टिव का मतलब है इन्वॉल्विंग टू organisms depending on each other for their existence। बायोलॉजी में या हमारे चारों तरफ नेचर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो है स्पीसीज पाए जाते हैं जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैंने आपके सामने एक फिगर भी लगवाई है, ये देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि ये जो
फिश है, ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करती है, और ये प्लांट स्पीसीज भी कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो कि डिपेंडेंट है इस फिश पर। यानी कि फिश भी कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से इसको लाइफ मिल रही है, और ये प्लांट्स भी जो भी है ये स्पीसीज, ये भी कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि फिश को इसकी वजह से लाइफ मिल रही है। एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इस रिलेशनशिप को, इस क्लोज रिलेशनशिप को ऑर्गेनिजम्स के बीच में कहा जाता है सिम्बायोसिस। अब ये हो गया इसका बायोलॉजिकल मीनिंग, बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में। अगर इसी चीज को हम सोशल कंटेक्स्ट में लेकर चलें, एक फिगर और लगाया मैंने, देखिए ये स्पीसीज कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो इसके लिए हेल्पफुल है, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, और ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि इसके लिए हेल्पफुल है, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए। इस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हो गया इसका बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में मीनिंग। सोशल कंटेक्स्ट में भी हम सिम्बायोटिक को यूज कर सकते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब हो गया सोशल कंटेक्स्ट में इन्वॉल्विंग पीपल और ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन ईच अदर फॉर देयर फंक्शंस। ठीक है, काम करने के लिए अगर दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं तो हम उनके रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये सोशल कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग हो गया। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, को एग्जिस्टेंस। देखिए दे यूज किया जा रहा है पीस एंड लव को। पीस एंड लव आर मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ, दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। यहां पर हो जाना चाहिए था सही वर्ड इंटरडिपेंडेंट। ना रिलायबल है एक दूसरे पर, ऐसा तो है नहीं कि पीस लव पर ट्रस्ट करता है, लव पीस पर ट्रस्ट करता है। ऐसा भी नहीं है कि को एग्जिस्ट करते ही है, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है पीस हो लव ना हो सकता है लव हो पीस ना हो। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को रिफर किया जा रहा है कि एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। इंटरडिपेंडेंट, वे डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। कि पीस अगर आपके लाइफ में है तो आपको प्यार भी मिलेगा ही मिलेगा, लव भी मिलेगा ही मिलेगा, और लव है तो पीस भी मिल ही जाएगी, आप फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, सोशल पीस की और सोशल लव की बात की जा रही है, किसी पर्सनल लव रिलेशनशिप की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये हो गया आपका 106। 107 पर चल लेते हैं। ईच इज इम्पार्शल विदाउट द अदर। देखिए इम्पार्शल का मतलब होता है नॉट पार्शल। नॉट पार्शल, नॉट पार्शल का मतलब फेयर, जो फेयर हो। तो ईच इज फेयर विदाउट द अदर, इस मीनिंग को तो रिफर ही नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अनडन का मतलब इनकम्प्लीट, लेकिन इनकम्प्लीट तो खुद यहां पर दिया होगा है। अनडन मतलब जिसको कुछ ना किया हुआ है। अनफिनिश का मतलब भी वही है। ठीक है, ईच इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर। जब वो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको दिया गया है तो उसके सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड आप क्यों लिखेंगे। अनडन का मीनिंग इनकम्प्लीट हो सकता है, अनफिनिश्ड का मीनिंग भी इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन जब इनकम्प्लीट आपको एप्रोप्रिएट वर्ड दिया गया है तो आप इनकम्प्लीट को यूज करें। 107 का हो जाएगा 4। ईच इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर। आपको अपने बेसिक सेंस का इस्तेमाल करना है, और बेसिक सेंस का इस्तेमाल करते ही आपको पता चलेगा कि इनकम्प्लीट एप्रोप्रिएट वर्ड दिया गया है, और बाकी वर्ड उसके सिमिलर हो सकते हैं, अनडन और अनफिनिश्ड, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग को अगर लगाना है तो इनकम्प्लीट लगाना पड़ेगा। ईच इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर। पीस कैन नॉट पॉसिबली बी अचीव्ड विदाउट, यहां पर देखिए ब्लैंक दिया हुआ है। क्या ब्लैंक दिया हुआ है, पीस कैन नॉट पॉसिबली बी अचीव्ड विदाउट अवेकनिंग इन मैन, रियलाइजिंग इन मैन, इमर्जिंग इन मैन, अराइजिंग इन मैन। देखिए अराइज का मतलब होता है टू वेक अप, जागना। इमर्जिंग का मतलब होता है टू अपीयर बाय कमिंग आउट फ्रॉम समथिंग। कोई चीज है, कोई इंफॉर्मेशन है, या कोई भी प्रोसेस चल रही है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है, उससे बाहर निकल के आना और अपीयर हो जाना, इसको कहते हैं इमर्ज। इमर्ज फ्रॉम लगाया जाता है, इमर्जिंग फ्रॉम।
तो इमर्ज अगर लगा होता तो फ्रॉम लगा होता, इन नहीं लगा होता। इन प्रीपोजिशन लगी है तो इमर्ज तो होना ही नहीं है। अराइजिंग भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, अराइजिंग के साथ भी फ्रॉम ही आ जाता। रियलाइजिंग तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता। रियलाइज का मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग, रियलाइज का मतलब टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग। अवेकनिंग वर्ड के मीनिंग को समझना पड़ेगा। देखिए जो अवेकनिंग है ना, अवेकनिंग ये तो एक नाउन है और ये बना है अवेकन से। अवेकनिंग, अवेकनिंग नाउन है चूंकि जीरेंड हो रहा है, और अवेकन है वर्ब। वर्ब में आईएनजी लगा के जीरेंड बना दिया हमने, नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रोसेस एक एक्टिविटी को रिफर कर रहे हैं। अवेकन जो वर्ब है ये भी रूट नहीं है, रूट है अवेक। अवेक जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नॉट स्लीपिंग या अवेयर ऑफ समथिंग। जो फिजिकली सोया ना हो उसको भी अवेक कहा जा सकता है, जो मेंटली सोया ना हो, मेंटली जिसका दिमाग सोया हुआ ना हो, चीजों को जान रहा हो समझ रहा हो, उसे भी अवेक कहा जा सकता है। अवेक एक एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें ई एन लगाकर, इसमें ई एन लगाकर हमने इसको बनाया वर्ब, और मीनिंग इसी मीनिंग को कन्वे करेगा अवेकन। अवेकन का मतलब हो गया टू स्टॉप स्लीपिंग, स्लीपिंग, या टू बिकम और मेक अवेयर ऑफ समथिंग। किसी चीज के बारे में जान जाना या किसी को बता देना, अवेकन कर देना, ये अवेकन हो गया। अब इसी में आईएनजी लगाकर, इसी वर्ब में आईएनजी लगाकर हमने बनाया अवेकनिंग। तो अवेकनिंग नाउन है और इसका मतलब हो गया एन एक्ट ऑफ नॉट स्लीपिंग या एन एक्ट ऑफ सडनली बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग। ठीक है, इस वाले मीनिंग को कन्वे करने के लिए ही अवेकनिंग वर्ड को यूज किया जा रहा है आपके क्लोज टेस्ट में। क्या लिखा हुआ है? पीस कैन नॉट पॉसिबली बी अचीव्ड विदाउट अवेकनिंग इन मैन। जब तक वो जागरूकता नहीं आएगी, जब तक वो अवेकनिंग नहीं आएगी, जब तक वो अवेयर नहीं होगा, पीस अचीव नहीं की जा सकती। ठीक है, जितने भी वॉयलेंस होते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि लोगों को पता नहीं होता। देखिए, हिंसा जब भी होती है समाज में, जब भी कोई दंगे होते हैं भारत में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में कई दंगे हुए, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख मुस्लिम, और इन दंगों के पीछे आपको कई कारण बताए गए होंगे, कई रीजन आपको बताए गए होंगे। इतिहास के पन्ने पलटोगे, लोगों की बातें सुनोगे तो इन दंगों के पीछे कई कारण आपको बताए गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण था घृणा और अज्ञानता। अपने से दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने से दूसरे समाज के व्यक्ति के लिए, अपने से अलग दिखने वाले व्यक्ति के लिए घृणा, और सामाजिक परिवर्तनों को लेकर अज्ञानता। ये घृणा और अज्ञानता सबसे बड़ा कारण था किसी भी दंगे के पीछे। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज भी इस घृणा को और इस अज्ञानता को खत्म करने का प्रयास नहीं हो रहा। जब तक ये प्रयास नहीं किए जाएंगे, इस घृणा को, इस अज्ञानता को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में पीस, शांति मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। चलो इंग्लिश पर आते हैं। पीस कैन नॉट पॉसिबली बी अचीव्ड विदाउट अवेकनिंग इन मैन। जब तक आपको मैन में अवेकनिंग नहीं आएगी तब तक पीस को अचीव नहीं किया जा सकता। बाकी जो सारे वर्ड है, रियलाइजिंग, इमर्जिंग, अराइजिंग, वो बस करीब करीब थे, लेकिन एक्चुअल एप्रोप्रिएट वर्ड लिखा है अवेकनिंग। ऐसा तो है नहीं कि कुछ रियलाइज कर लिया या कुछ इमर्ज हो गया, कुछ एपियर हो गया उसको तो। और वैसे भी रियलाइज ट्रांजिटिव वर्ब है, इमर्जिंग भी
जो है इमर्ज के साथ फ्रॉम आती है और प्रीपोजिशन इन लगी हुई है। अराइज के साथ भी कोई और प्रीपोजिशन आती है, इन नहीं, अवेकनिंग लगेगा। ठीक है, आगे आगे पीछे के शब्दों से हमें हिंट मिल जाता है, प्रीपोजिशन हमारी हेल्प करते हैं कि क्या वर्ड आना है। पीस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट अवेकनिंग इन मैन द सटल फीलिंग्स ऑफ रियल लव फॉर हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसी चीज को बोला जा रहा है कि वो जो जब तक अवेकनिंग नहीं आएगी तब तक पीस अचीव नहीं की जा सकती। And this is not possible unless man becomes of his own place in the universe. Known, familiar, aware, acquainted. देखिए यहाँ पे फिर से आपकी प्रीपोजिशन हेल्प करेगी। ये चारों के चारों वर्ड ऐसे लगे हुए हैं बिल्कुल सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले। नॉन, फेमिलियर, अवेयर, अक्वेंटेड, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड आपके सामने लिखे हैं। अब वोकैब आपकी हेल्प नहीं करेगी, अब ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी हेल्प करेगी। देखिए मैं चारों वर्ड के मीनिंग अगर आपको बताना चाहूँ, नॉन का मीनिंग तो आपको पता है, फैमिलियर का मतलब होता है, फैमिलियर का मतलब भी नॉन ही होता है, नॉन और फैमिलियर देखिए बना होगा फैमिली से। ठीक है, नॉन और अवेयर बिकॉज ऑफ क्लोज एसोसिएशन। अगर आपकी किसी भी चीज से, किसी भी पर्सन से क्लोज एसोसिएशन, आप क्लोजली उसको जानते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फैमिलियर विद हिम। और फैमिलियर के साथ प्रीपोजिशन लगाई जाती है विद, हमेशा फैमिलियर के साथ विद प्रीपोजिशन आपको लगी हुई मिलेगी। यहां पर तो ऑफ लगा है तो फैमिलियर का तो हटा दो। नॉन के साथ आपको टू प्रीपोजिशन लगा हुआ मिलेगा या फिर फोर प्रीपोजिशन मिलेगा। टू प्रीपोजिशन लगा हुआ मिलेगा जो कि अलग मीनिंग कन्वे करेगा, फोर प्रीपोजिशन पर्पस या रीजन को बता देगा कि ये किस लिए जाने जाते हैं। द मैन इज नोन, वो द महात्मा गांधी वॉज नोन या द महात्मा गांधी इज नोन फॉर नॉन वायलेंस। ठीक है, दिस मैन इज नॉट नॉन टू मी। मैं यहां पर सेंटेंसेस लिखवा देता हूं, आपके एक काम आने वाली चीजें हैं। नॉन के साथ टू कब आ सकता है और फोर कब आ सकता है। मैं लिख दूं यहां पर दिस प्रोसेस इज नॉट नॉन टू मी। जब वो इंफॉर्मेशन है, मैं उसका रिसिपिएंट होता हूं, तो मैं टू प्रीपोजिशन लगा देता हूं। मैं यहां पर लिख सकता हूं द महात्मा गांधी इज नॉन फॉर नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। ठीक है, मतलब उनके जो फेम था, वो जो जिसलिए जाने जाते थे, उसका उनका रीजन क्या था, उस रीजन को रिफर करने के लिए मैंने फोर लगा दिया। तो नॉन के साथ या तो टू आएगा या फिर फोर आएगा। फैमिलियर के साथ विद आता है। अक्वेंटेड का मतलब भी यही होता है जो फैमिलियर का मैंने लिखवाया है। अक्वेंटेड का मीनिंग मैं यहां पर लिखवा देता हूं, बीइंग या नोइंग। अरे तो इतना बड़ा इरेजर कैसे आया, चलो आ गया तो कोई बात नहीं। अक्वेंटेड का मतलब हो सकता है हैविंग नॉन और फैमिलियर ही लिखवा देता हूं, यहां पे फैमिलियर ही हो जाएगा। इसका एक दूसरे के सिनोनियम है भैया, डिक्शनरी पे डाल के देखोगे तो, है ना, हैविंग नॉन और फैमिलियर विद समथिंग। अगर आप किसी के साथ फैमिलियर हो, उसको जानते हो, तो आप कह सकते हो अक्वेंटेड विद समवन और समथिंग। लेकिन अक्वेंटेड के साथ भी प्रीपोजिशन या तो विद आता है, विद ही आता है। अक्वेंटेड के साथ प्रीपोजिशन आता है विद, फैमिलियर के साथ भी प्रीपोजिशन आता है विद, नॉन के साथ प्रीपोजिशन आता है टू या फोर। एक केवल और केवल अवेयर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अवेयर के बारे में बताया भी था, तो मैंने अवेयर ऑफ समथिंग लिखवाया था। तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए था, वर्ड अवेयर हो जाना चाहिए था। And this is not possible unless man becomes aware of his own place in the universe. Human self is a highly important of human nature. Of फिर से देखिए प्रीपोजिशन है और ध्यान में रखेंगे इस बात को। ह्यूमन सेल्फ इज अ हाईली इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। तो व्यू तो है नहीं, व्यू का तो मतलब ही अलग हो गया। व्यू का मतलब कोई सीनरी, कोई सीन आप जो आंखों से देख रहे हो उसको व्यू कह देते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आस्पेक्ट, पार्सल। पार्सल का मतलब नहीं है, पार्सल का मतलब पार्ट ही होता है, पार्ट एंड पार्सल।
आस्पेक्ट, आस्पेक्ट का मतलब समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। करेक्टराइजेशन की बात नहीं की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सेल्फ इज ए हाईली इंपॉर्टेंट करेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर, देखिए ह्यूमन सेल्फ और ह्यूमन नेचर में डिफरेंस है। ह्यूमन सेल्फ और ह्यूमन नेचर के डिफरेंस को अगर जानने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमन नेचर जो है जनरल टर्म है। ह्यूमन सेल्फ हम कहते हैं हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसको, कि हम जो जानते हैं, हम जो समझते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस, हमारे जो आइडियाज हैं, उसको हम ह्यूमन सेल्फ में, जब हम इंडिविजुअल ह्यूमन पर रिफर करते हैं, जैसे मैं मेरी थॉट प्रोसेस को, मेरे विचारों को, मेरी बातों को ह्यूमन सेल्फ कह सकता हूं। लेकिन ह्यूमन नेचर अगर मैं कह रहा हूं तो ह्यूमन नेचर जनरल टर्म है जिसमें ह्यूमन का पूरा नेचर आ गया, ठीक है। और यही कहा जा रहा है कि ह्यूमन सेल्फ इज ए हाईली इंपॉर्टेंट, पार्शल तो नहीं है, पार्ट ऑफ ह्यूमन, पार्ट तो ऑप्शन में नहीं है, करेक्टराइजेशन भी नहीं होगा, करेक्टराइजेशन का मतलब अलग होता है। आस्पेक्ट यहां पर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आस्पेक्ट के मीनिंग को आपको समझाना पड़ेगा कि आस्पेक्ट का मीनिंग क्या है। देखिए आस्पेक्ट, ये पहली बात तो मेटाफोरिकल सेंस में यूज होने वाला वर्ड है। मेटाफोरिकल सेंस मतलब फिजिकल सेंस में ये यूज नहीं होता, फिजिकल सेंस में ये यूज नहीं होता। आस्पेक्ट का मतलब होता है अ पार्ट और फीचर, अ पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग। एक मीनिंग तो यही हो जाता है इसका। दूसरा आपने सुना होगा आस्पेक्ट रेशियो होता है मोबाइल में, आस्पेक्ट रेशियो होता है। एक होता है 16:9, एक होता है 9:16, है ना, और भी होते होंगे, मुझे यही दोनों ध्यान आ रहे हैं। 1:1 का होता है इंस्टाग्राम पे अगर रील डालनी है तो, मेरे ख्याल से, है ना। आस्पेक्ट रेशियो, यहां पर आस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर एस्पेक्ट का मतलब होता है द पोजिशन ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसी भी चीज की पोजीशन को हम क्या कह देते हैं, आस्पेक्ट कह देते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पर इस वाले मीनिंग को कन्वे करने के लिए आस्पेक्ट को आपके क्लोज टेस्ट में यूज किया जा रहा है। आस्पेक्ट का मतलब अ पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग। तो ये कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन सेल्फ है, जो ह्यूमन सेल्फ है, वो एक हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट या फीचर है ह्यूमन नेचर का। यहां पर क्या हो जाना चाहिए था, आस्पेक्ट एक एप्रोप्रिएट वर्ड है। ये हो गया आपका आज का क्लोज टेस्ट। आपको इसी तरह से लॉजिकल चीजों को समझना है, रीडिंग स्किल्स को अपनी इंप्रूव कीजिए, वोकैबुलरी को आप अपनी इंप्रूव कीजिए, और ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को हम साथ में लेके चल ही रहे हैं। बहुत ही जल्द हम एक्यूरेसी के साथ सारे क्लोज टेस्ट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।